तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। अब की क्लास जो है फिजिक्स की क्लास रहने वाली है। तो इससे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स में हम ऑलरेडी कर क्या चुके हैं। फिजिक्स में देखिए, पहली यूनिट और दूसरी जो है कवर हम आराम से कर चुके हैं। फिजिक्स के नोट्स आपको मिल भी चुके हैं, एमसीक्यू अलग से मिल चुके हैं, और फिजिक्स के जो वन लाइनर जो बिल्कुल थ्योरी वाला कोर्स है वो पीडीएफ आपको अलग से जो है ग्रुप में भेज दी गई है। इसके अलावा ये सारा कंटेंट जो है ऐप के ऊपर भी स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन में भी हमने प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो आप जो है उन्हें पहले ही डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ के साथ पढ़ते चलिएगा हर एक चीज को। ठीक है। और जो यहाँ क्लास में पढ़ाता हूँ उसके बाद जो है उससे भी उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया कीजिए, और जब जैसे जैसे एक टॉपिक खत्म होगा फिर उसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो इस तरीके से पढ़िएगा, अदरवाइज जो है आप पीछे की चीजें भूलते जाओगे। हमें भूलना नहीं है, हमें एक साथ जो है हर चीज को अच्छे से पढ़ना है, और पूरे टाइम से जो है क्लास में आया कीजिए। बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, ना 1 मिनट लेट होना है, ना 2 मिनट लेट होना है। ठीक है। तो आज की क्लास में जो है हम करेंगे यूनिट 3 के बारे में करेंगे। आप ना पढ़ भी चुके होंगे यूनिट का नाम है लॉ ऑफ मोशन। तो जल्दी से हेडिंग दे दीजिए अपनी कॉपी में कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का टारगेट रहेगा आज की क्लास में कि पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करवाओ। पहले चैप्टर में हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे न्यूटन लॉ हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पढ़ेंगे, इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है। और इससे थ्योरी वाले पोर्शन से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके लिए आपको भी अलर्ट रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बस एक काम कीजिएगा, आप इन नोट्स को बनाते चलिएगा और साथ के साथ देखिए मेन बात क्या है। अगर आपको याद रह जाता है ना तो फिर तो नोट्स बनाने की भी नीड नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा होगा। अभी तो पढ़ेगा, अभी याद हो जाएगा, लेकिन 2 महीने बाद दिक्कत आएगी ना। उस चीज के लिए नोट्स बनाने हैं और डेली पढ़ना है। मैंने पहले भी कहा है, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा कंटेंट पढ़ने से। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे अच्छे से याद रहेगा, एक साथ साल पढ़ोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा सभी को पता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, अनलेस कोई और फोर्स उसके ऊपर नहीं लगती, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स हम नहीं लगाते। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर मान लो इस पेन को मैं फेंक देता हूँ, मैंने फोर्स लगा दी, तो ये पेन चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा आगे। ये कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर ये रेस्ट पे है तो ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं। मैंने फोर्स लगा दी, पेन उठा दिया। बात आती है कि जब मैंने पेन फेंका ये तो कुछ टाइम के बाद रुक जाता है, तो उसके ऊपर फोर्सेस लगती है, बहुत सारी ग्रेविटी लगती है, एयर फ्रिक्शन लगता है, जमीन के साथ टकराएगा वहां पर फ्रिक्शन लगे। अगर ठीक है, तो ये बोलता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जिस पोजीशन में कोई चीज है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये याद रखना है। ये कहां पर लगता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा एप्लीकेबल है। ठीक है। ये न्यूटन के बारे में था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से देखिए न्यूमेरिकल, माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं घोड़े पे बैठा हूँ, राइडर घोड़े पे बैठा है, घोड़ा एकदम से रुक जाता है, राइडर आगे गिरेगा ना। किसकी वजह से? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बस में बैठा हूं, बस एकदम से आगे चलेगी, मैं पीछे की तरफ गिरूंगा, किस चीज की वजह से? लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल आएंगे कि बताओ ये जो एग्जाम्पल है ना ये किस लॉ की वजह से है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए धूल है, जैसे कारपेट है कोई, उसे हम जो है डंडे से मारते हैं, किक से मारते हैं, धूल निकलती है ना। किस वजह से? जब मैंने कारपेट को डंडे से मारा, कारपेट तो हिल गई, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल थे वो अपनी जगह पर रहे।
ठीक है, तो कारपेट से धूल साफ करना भी किसका एग्जाम्पल हो गया बताएं? लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल हो गया। अब मान लीजिए कोई जो एथलीट होता है लॉन्ग जंप मारने के लिए वो पहले दौड़ता है ना, दौड़ता है, क्यों दौड़ता है वो? ताकि उसको जंप मारने के लिए जो थोड़ी सी और मोशन मिल जाए, इसलिए वो पीछे से दौड़ता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के लिए। तो जब एथलीट लॉन्ग जंप मारेगा तो वो भी किस चीज की वजह से मारेगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो है वो दौड़ता है, कुछ समय तक भागता है। तो ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इन्हें याद रखना है। ठीक है, अब लॉन्ग जंप से मुझे याद आ गया कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट लॉन्ग जंप कितना हो सकता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट पॉसिबल लॉन्ग जंप कितना है, याद रखिएगा हमेशा। हाईएस्ट पॉसिबल लॉन्ग जंप जो है वो 10 मीटर का है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू अवर साइंस। या किसी और को आवाज में कोई दिक्कत है बता दीजिए मुझे, या सभी को आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है या सुनो कीजिएगा? किस तरीके की दिक्कत आ रही है बता दीजिए। एक सेकंड दीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ ऑडियो में क्या दिक्कत है। अब ठीक है, बता दीजिएगा। अब ठीक है, देखिए। बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या? अब ठीक है, आवाज प्लीज कंफर्म करते हैं एक बार। ठीक है, अगर फिर भी ऐसे कई बार दिक्कत आ जाती है ना बीच में, आप बता दीजिएगा। कई बार सिस्टम में कनेक्शन लगे हैं, बहुत सारे कनेक्शन लगे होते हैं। इस तरफ कैमरा जुड़ा है, लैपटॉप जुड़ा है, लैपटॉप के साथ लगभग 5 से 10 वायर जुड़ी हुई है। ठीक, तो कई बार ग्लिच आ सकता है, तो बेझिझक आपको बता देना है। ठीक है, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको पूरी क्वालिटी में जो है सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, चलिए। तो कहाँ पे थे हम? हाईएस्ट पॉसिबल जो लॉन्ग जंप है ना, हाईएस्ट पॉसिबल जो लॉन्ग जंप है वो 10 मीटर का है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। और अभी तक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा, ये जीके के लिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पॉसिबल लॉन्ग जंप अकॉर्डिंग टू अवर साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 10 मीटर का रहता है। इससे लंबा जंप कोई इंसान नहीं लगा सकता। ठीक है, और अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो 8.96 मीटर का है। ये आपके जीके के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको जो मेन काम है याद रखने का, वो 10 मीटर का है। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए, जो गुड जंपर होता है ना, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक कोई गुड जंपर है, वो अपने सेंटर ऑफ मास, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ना, कितना ऊपर उठा सकता है? याद रखना आपने, कोई जो गुड जंपर होता है, मैं लिख भी देता हूँ, कोई गुड जंपर है वो बॉडी ऑफ मास को जो है 1.2 मीटर तक ऊपर उठा लेता है। 1.2 मीटर तक अपने बॉडी मास को जो है ऊपर उठा लेता है। सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, बॉडी मास से मतलब पूरी बॉडी मास समझ लीजिएगा। सेंटर ऑफ बॉडी मास कितना ऊपर उठा सकता है वो उठा सकता है 1.2 मीटर हाइट तक अपना सेंटर ऑफ मास बॉडी का। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, जहां से एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब देखिए दूसरे टाइप के तरफ हम चलेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वो आता है लीनियर मोमेंटम का।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अवर लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम सीधे शब्दों में समझेंगे हम, लीनियर मोमेंटम होता है पी इट इज इक्वल टू एम वी। लीनियर मोमेंटम जो है एक वेक्टर टर्म है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम डिनोट किया जाता है मास इनटू वेलोसिटी से। याद रखिएगा, देखिए लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के ऊपर, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा लीनियर मोमेंटम। ये चीजें याद रखनी है आपको, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? डायमेंशन देखिए, मास की कितनी होगी एम, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम? मास का बन गया केजी, एल का बन गया मीटर, और टाइम का बन गया सेकंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां से एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, मान लीजिए व्हेन टू, कोई दो ऑब्जेक्ट है उनका लीनियर मोमेंटम है कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम है कांस्टेंट। ध्यान से देखिएगा, इफ m1v1 इक्वल टू m2v2, अगर उनका किन्हीं कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक स्कूटर है एक बस है हमारे पास, उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो बराबर है। लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, बराबर हो गया। तो m1v1 इक्वल टू m2v2, इस तरफ मान लीजिए ये हमारी कोई स्कूटी है, बाइक है, एक तरफ मान लीजिए ट्रक है। यहां से क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए, m2 ओवर m1 इट इज इक्वल टू m2 ओवर m1 इट इज इक्वल टू v1 ओवर v2। ये एक एक्सप्रेशन निकला। इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें क्या सीखने को मिला, ध्यान से देखिए, m2 इज ग्रेटर देन m1, अगर देखिए m2 अगर बड़ा होगा m1 से, तो v1 बड़ा होगा v2 से। क्या मतलब हुआ, v1 इज ग्रेटर देन v2, ये कंडीशन बनी। क्या मतलब हुआ कि जिसका मास बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए अभी ट्रक चला हुआ है, एक साइड बाइक चली हुई है, दोनों का मोमेंटम मैं बोलता हूँ आप बराबर है। बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी जल्दी से बताओ, देख के। मोमेंटम सेम है, वेलोसिटी बताओ किसकी ज्यादा है? एक बाइक है एक ट्रक है, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी ये आपको मुझे बताना है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। बाइक की ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि बाइक का मास कम होगा एज कंपेयर टू ट्रक। और अभी हमने देखा जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है। देखिए m2v2, अगर m2 ग्रेटर देन है m1 से, तो v2 छोटी है v1 से। जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस टाइप का, कि अगर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम वो बराबर है, वो बराबर है, तो बताओ ट्रक और बाइक में वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? अब हम कहां से देखेंगे, हम देखेंगे मास से, क्योंकि हमें पता है जब मोमेंटम बराबर होता है तो मास और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, इफ मास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, जिसका बड़ा मास उसकी वेलोसिटी कम। क्लियर हो गया, बता दीजिएगा। इस तरीके से रिलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा लीनियर मोमेंटम से। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ, और दिस इज अवर लीनियर मोमेंटम। अब आगे चलेंगे हम, आगे आएगा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आप सभी को पता है, हमें जो होती है फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। दूसरी इक्वेशन क्या है इसकी, एफ इट इज इक्वल टू एम मास इनटू एक्सीलरेशन। दूसरी ये इक्वेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ को यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। ये चीजें देखिए एग्जाम में पूछी जाएंगी। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन? मास का एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। वट इज द यूनिट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन? मास की कितनी हो गई केजी, एल का मीटर, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ इसकी, दिस फोर्स की। यहाँ से एक और चीज देखने को मिलती है, क्या चीज देखने को मिलती है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आ जाता है एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू, ये जो एक्सेलरेशन है ये होगी एफ डिवाइड बाय एम के बराबर।
यहां से एक और चीज देखने को मिली, इफ मास इज, अगर मास डिक्रीज करेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगी, अगर मास कम होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, अगर एक्सेलरेशन कम होगी मास ज्यादा होगा। ये एक और रिलेशन बन जाएगा इस टाइप का। यहां से आपसे पूछा जा सकता है इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो बताओ एक्सेलरेशन में क्या फर्क पड़ेगा। यहां से निकालोगे आप, निकाले। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, इफ a1 इट इज इक्वल टू f ओवर m1, ये है कोई मास है जिसका ये एक्सेलरेशन है। दूसरा होगा हमारे पास a2 इट इज इक्वल टू f ओवर m2। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, a1 ओवर a2 डिवाइड कर रहा हूं, कितना आएगा a1 ओवर a2, तो हमारे पास आ जाएगा m2 ओवर m1। बन गया रिलेशन। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ से क्या क्वेश्चन और बन सकता है, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या क्वेश्चन और बन सकता है, जल्दी से बताओ यस और नो करके। देखिए आपको समझ आना चाहिए। बाकी एग्जाम में होता क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, आपको आते हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं चलता कि सॉल्व कहाँ से करने हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, यस और नो कर दीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी से बता दो। ठीक है, और एक चीज यहां से आप एक और चीज अपने माइंड में रखिएगा, दिस इक्वेशन इज होल्ड ओनली। आपको ये भी आ सकता है एफ इक्वल टू एम में होल्ड कब होती है, आपको ये आ सकता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड कब करता है। याद रखना व्हेन दिस एम जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एम इज अवर कांस्टेंट। एम अगर कांस्टेंट होगा तभी ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है होल्ड करता है। क्या आपसे ये भी पूछा जा सकता है एफ इक्वल टू एम में ये कब होल्ड करता है, व्हेन दिस आर्म इज कांस्टेंट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, एक रिलेशन ये था एफ इनवर्सली पर, माफ कीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसके कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपको देखिए एग्जाम में आ सकता है, जब हम कोई बॉल कैच करते हैं, ठीक है, तो जब हम कोई बॉल कैच करते हैं वो अपने हाथ नीचे इस तरीके से ले आते हैं। क्यों ले आते हैं हम क्या करते हैं, हम इस टाइम को बड़ा इंक्रीज करते हैं। अगर टाइम इंक्रीज करेगा फोर्स डिक्रीज करेगी। देखिए एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के है, समझ रहे हो आप बात। अगर बॉल आई, मैंने नीचे इस तरफ से किया उसको कैच, अगर वो टाइम हम इंक्रीज करेंगे फोर्स डिक्रीज करेगी, मतलब क्या हुआ, हमें हाथों में कम लगेगी। यहाँ इसका एक और एग्जांपल और देता हूँ आपको। अगर मान लो हम हार्ड फ्लोर पे गिरते हैं, ठीक है, फर्श है नीचे बिल्कुल पक्का, मार्बल बिछा हुआ है, दूसरा है रेत, ठीक है, किस पे हमें ज्यादा लगेगी, मार्बल वाले फ्लोर पे। क्यों लगेगी हमें ज्यादा, क्योंकि मोमेंटम में एकदम से चेंज होगा, ठीक है, कम टाइम होगा हमारे पास, एकदम से फ्लोर के ऊपर गिर जाएंगे। अगर हम रेत पे गिरेंगे तो रेत हल्का सा नीचे दबेगा, हमें थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा फोर्स डिक्रीज होगी, टाइम इंक्रीज हुआ फोर्स डिक्रीज हो गई। तो इसलिए पक्के फ्लोर पे जब हम गिरते हैं हमें ज्यादा लगती है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ये एग्जांपल ध्यान से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। एक एग्जांपल और देता हूं, जब हमारा कई बार मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है किसी का गाड़ी में, उन्हें ज्यादा लगती है, कैसे लगती है, जैसे ही एक्सीडेंट होता है जो मोमेंटम होता है बॉडी का, बॉडी पार्ट्स का, वो एकदम से चेंज होता है विद इन अ सेकेंड, बहुत कम टाइम इंटरवल में। तो जैसे ही टाइम घटेगा फोर्स इंक्रीज करेगी, तो जो हम किसी से टकराए होंगे उसकी जो फोर्स होगी उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो इंजरी ज्यादा होगी, क्योंकि कम टाइम में हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है जब एक्सीडेंट होता। तो ये कुछ एप्लीकेशन है किसकी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, ये कुछ एग्जांपल है किसके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। यहां तक क्लियर बता दीजिए, किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना है। ये जो फर्स्ट सेकंड लॉ है ना, इनसे एग्जाम्पल के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसके आगे जब हम चलेंगे, अब हमारे जो पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा इम्पल्स का। क्या आएगा, इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता है मैं बड़े आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अगर इम्पल्स से क्वेश्चन आना होगा किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिएगा। इम्पल्स मतलब होता है जैसे कि
कोई फोर्स है वो शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज पे लगती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बैट से जो है बॉल को मारा, तो जब बैट से बॉल को मारा वो बहुत छोटे टाइम के लिए जो है स्टिक करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगते हैं उसे इम्पल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई कील जो है हथौड़े से दीवार में डाल रहा हूं, तो जो शॉर्ट इम्पैक्ट है, शॉर्ट टाइम के लिए जो इम्पैक्ट है एक दूसरे का, उस पॉइंट पे जो फोर्स लगती है वो होती है इम्पल्स। इम्पल्स याद रखिएगा डायरेक्ट जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे P2 माइनस P1, ये हो जाता है इम्पल्स। इसे सिंपल भाषा में कहते हैं फोर्स इनटू टाइम। क्या हो गया इम्पल्स हमारे पास, फोर्स इनटू टाइम, इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी दैट इज P2 माइनस P1, दैट इज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम होता है। यूनिट क्या हो गई इसकी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, टाइम की सेकंड होती है। ठीक है, बाकी डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख सकते हो। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, बताओ एरिया अंडर फोर्स टाइम रिप्रेजेंट व्हाट, जल्दी से बताओ। एरिया अंडर फोर्स टाइम रिप्रेजेंट क्या करता है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, ये बता दिया आपको। जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट आंसर होगा आपका इम्पल्स। क्या आंसर होगा, इम्पल्स। ऐसा बता दीजिए, आप तक आवाज पहुंच भी रही है, बहुत टाइम से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो मुझे पता भी होना चाहिए कि आप सुन भी रहे हो या नहीं। बता दीजिएगा यस नो करके, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गए इम्पल्स के बारे में। अब तीसरा लॉ होता है, उसका भी आपको मेन मेन आइडिया बता देता हूँ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबका फेवरेट लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन क्या बन सकता है न्यूटन थर्ड लॉ से, न्यूटन थर्ड लॉ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा, हर एक्शन का जो रिएक्शन होता है ना, वो सेम बॉडी पे कभी नहीं होता है, सेम बॉडी पे कभी नहीं होगा, ध्यान से सुनिए। जो हर एक्शन का जो रिएक्शन होगा, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन ये जो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है अलग अलग बॉडी पे लगता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्या जो एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे लगता है, हमेशा याद रखना है जी नहीं, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगता है। और ये जो एक्शन और रिएक्शन होता है ये इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक दूसरे के। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चलते हैं, हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने बात जो है, ये जो अर्थ है ना इसे भी पीछे धकेल रहे होते हैं, लेकिन अर्थ का मास हमारे मास से कंपेयर टू बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमें ये फील नहीं होता कि हम अर्थ को भी पीछे धकेल रहे हैं। ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा। मान लीजिए मैं दीवार पर अगर जोर से मारता हूँ, दीवार पर अगर मैंने मान लीजिए जोर से मारा, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे हाथ को इंजरी लगी, किस वजह से लगी, वो लगी दीवार के रिएक्शन की वजह से। क्योंकि अभी हमने पढ़ा एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये चीज देख लीजिएगा। और एक दो मैं आपके उस पे पॉइंट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक्शन और रिएक्शन है ना, ये एक साथ हो जाते हैं, दे एक्ट साइमल्टेनियसली, जैसे आपने एक्शन किया उसी समय उसका रिएक्शन होता है। और इसका और एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए हमें पानी में तैरना है, ठीक है, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। मान लीजिए हम बोट में हैं, बोट से एकदम से आगे किनारे की तरफ जंप मारते हैं, हम आगे धकेले जाते हैं, बोट पीछे की तरफ धकेली जाती है, ये भी किसका एग्जांपल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। तो देखिए इन तीनों लॉ से जो है एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। और बीच में जो मैंने आपको बताया, जैसे इम्पल्स का आपको बताया, लीनियर मोमेंटम का आपको बताया, उनके बीच में जो रिलेशन था मास का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स के साथ, हर एक चीज में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पुट हो सकता है। अब आप ये सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ ले, आप कैपेबल होंगे इन क्वेश्चन अगर यहाँ से बनते हैं उसके आंसर करने के लिए। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, यस और नो कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लूंगा जो इनसे थोड़ा सा हटके होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। यहां तक सब क्लियर, सभी के सभी बताओ, यहां तक सब क्लियर।
ठीक है। देखिए, अब कुछ आपको नई चीज़ें बताऊँगा, जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप मॉडर्न की बुक प्रेफ़र करते हो ना, उसमें नहीं मिलेंगी। दिनेश की बुक में है, प्रदीप की बुक में है, काफ़ी स्टूडेंट जो है मॉडर्न की बुक देखते होंगे, तो उसमें ये चीज़ें नहीं है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला है हमारे पास हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। क्या है? हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। इसके ऊपर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कई बार। यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझना है। हॉर्स कार्ट मतलब पता है ना? घोड़ा गाड़ी जिसमें आगे घोड़ा होता है, पीछे जिसमें हम बैठते हैं। उसके बीच में क्या लगी होती है? रस्सी जैसी लगी होती है। ये एक प्रॉब्लम होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कुछ नहीं समझना। मैं 2-3 फॉर्मूले बताऊँगा, वो बस याद रखने हैं, न्यूमेरिकल उन्हीं से हो जाएगा। ठीक है? तो पहला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में F इट इज़ इक्वल टू T माइनस mg। F इक्वल टू T माइनस mg या T माइनस ma लिख लीजिए। जहां पर F क्या है? फोर्स है। और कई बार एग्जाम में टेंशन पूछी जाती है स्ट्रिंग के बीच में, जो घोड़े और जो जिसमें हम बैठते हैं ना पीछे घोड़ा गाड़ी में, उसके बीच में जो रस्सी लगी होती है ना, उसकी टेंशन पूछी जाती है। तो टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन कितना आया? F प्लस एम में। पहला एक ये फॉर्मूला आपको हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम से जो है याद होना चाहिए। किसका? टेंशन का। टेंशन क्या होती है? F प्लस एम में, जहां पर F क्या, ये फोर्स लगी होती है टायर और ग्राउंड के बीच में, जो आपको गिवन होगी। एक्सेलरेशन आपको गिवन होगी, मास आपको गिवन होगा। ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला लिखिए इसका एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है h माइनस एफ ओवर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला। किससे? हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम से। जहां पर h क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, गिवन होगा न्यूमेरिकल में। F क्या है? फोर्स होगी, गिवन होगी न्यूमेरिकल में। कैपिटल मास, किसी का या तो घोड़े का मास मानोगे आप, या तो कार्ट का मास मानोगे। स्मॉल m दूसरा मास होगा, या तो कार्ट का है या हॉर्स का है। इससे क्या निकलेगी? एक्सेलरेशन निकलेगी डायरेक्ट। ये दूसरा फॉर्मूला किससे? हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम से हमारा। लिख लीजिए इन्हें, ये काम की चीजें हैं, बुक में नहीं मिलेगी। इसके बाद हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम के बाद आती है लिफ्ट वाली प्रॉब्लम। वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है कई बुक्स में नहीं है। मैं सिंपल लिखता हूँ, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम से आप समझ जाओगे। लिफ्ट से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, मास पे क्या फर्क पड़ेगा। लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, मास पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है अपवार्ड डायरेक्शन में, देख लीजिए, जो हमारे पास टोटल मास होगा ना, जो टोटल वेट होगा, आर से डिनोट कर रहा हूं, वो होगा हमारे पास m इंटू जी प्लस ए। ध्यान से देखिए, जो टोटल मास होगा हमारा विद लिफ्ट, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, क्या होगा? m इंटू जी प्लस ए, जहां पर g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 न्यूटन। और ए क्या है? ये एक्सेलरेशन होगी लिफ्ट की। जहां पर न्यूमेरिकल आएगा तो वैल्यू ऑफ ए गिवन होगी। अगर डायरेक्ट फार्मूला आएगा अपवार्ड, तो ये फार्मूला लगेगा। अब मान लो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है डाउनवर्ड, तो हमारे वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? आर इट इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए कर देना है। जहां पर एम क्या है? मास ऑफ दैट बॉडी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होगी लिफ्ट की एक्सेलरेशन। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये दो फार्मूले बनते हैं। ठीक है, एक तीसरा बनता है यहाँ पर कि अगर लिफ्ट की मान लीजिए वायर ही काट दे, वो नीचे सीधी गिर जाए अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। लिफ्ट फेल फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देखिए मैं लिख देता हूं, फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ जी। तो वेट कितना हो जाएगा हमारा, बताओगे? हमारा वेट कितना हो जाएगा? आर इट इज इक्वल टू जीरो। क्यों होगा? क्योंकि जब जैसे लिफ्ट नीचे गिरने लगेगी, हमारी एक्सेलरेशन पहुंच जाएगी जी के बराबर। एक्सेलरेशन जी पहुंची लिफ्ट की, जी माइनस जी जीरो। आर इक्वल टू एम इंटू जीरो, हमारा वेट डायरेक्ट आ जाएगा जीरो। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम लिफ्ट में हैं या हम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी गिरते हैं, हमारे मास पे क्या फर्क पड़ता है? मास हो जाता है जीरो हमारा।
वेट क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। ठीक, अगर लिफ्ट अपवार्ड जाती है हमारे वेट पे फर्क पड़ता है m इंटू जी प्लस से, अगर डाउनवार्ड जाती है लिफ्ट वेट पे फर्क पड़ता है m इंटू जी माइनस से। ये तीनों फॉर्मूले आपने लिख लिए, यस और नो कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। आपको ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तीसरा एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो कई बुक्स में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए। क्या है? पहला था हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, दूसरी थी लिफ्ट प्रॉब्लम, तीसरी है हमारे पास मासिस एंड पुली, मासिस एंड पूरी प्रॉब्लम। मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बात किसके बारे में कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई पुली है हमारे पास, एक रस्सी इस तरफ है, एक रस्सी इस तरफ है, यहाँ पर मान लीजिए M1 है, यहाँ पर मान लीजिए M2 है, यहाँ पर कोई टेंशन लगी होगी, यहाँ पर भी टेंशन होगी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम है कि ये पुली के ऊपर कोई मास जो है बंधे हुए हैं, यहाँ पर किसी थ्रेड के द्वारा, किसी रस्सी के द्वारा। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कई बुक में मिसिंग है। तो बस उसका फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। यहाँ पर भी एफ जो है टी माइनस एम जी होगा। जहां से फोर्स पूछी जाए तो भी आप निकाल सकते हो, टेंशन पूछी जाए इन स्ट्रिंग में तो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला हमने ऊपर भी पढ़ा, देख लीजिएगा। यहाँ पर जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ रखे होंगे, और ये जो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम थी यहाँ पर एक्सेलरेशन थी जो गिवन होगी एग्जाम में, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंक्लूड होगा। ठीक, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए मासिस एंड पुली के केस में। एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं, एक्सेलरेशन निकालने का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज, ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम जमा स्मॉल एम इन टू जी। अगर मान लीजिए ऐसा कोई केस है आपके पास जिसमें कहा गया है कि कोई दो वेट है M1 M2, वो पुली के ऊपर लटके हैं। आप बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी उस केस में? आपको पता होना चाहिए, जो बड़ा मास है उससे छोटा मास माइनस करना, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइड बाय दोनों को ऐड करना, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये निकल जाएगी एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन ये निकली। ठीक, इसके बाद अगर आपसे टेंशन सेपरेटली से पूछी जाए जहां पर बोला हो कि दो मासेस है, तो उस केस में टेंशन निकलेगी स्प्रिंग के ऊपर, ध्यान से रखिएगा, 2 टाइम्स स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू जी, इनटू जी। ये क्या निकली? ये इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन निकली जो इसके ऊपर वेट पड़ा था। क्या फॉर्मूला है? 2 टाइम्स इसका मास मल्टीप्लाई बाय इसका मास डिवाइड बाय सम ऑफ इन दोनों का मास मल्टीप्लाई बाय जी। ये देखिए तीन केस है, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम और मासिस एंड पुली वाली प्रॉब्लम। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस से उठा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। क्या आपने ये फॉर्मूला लिख लिए? बता दीजिए, याद हो गए मेरे साथ के साथ? याद भी करने हैं, यस नो कर दीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इस चैप्टर का, फिर आपको मैं इसका एमसीक्यू करवाऊंगा। बता दीजिएगा। चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे देखिए नाम सुनने से बहुत बड़े बड़े हैं, जब इनका काम आएगा ना आप बोलोगे ये तो चुटकी में हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है हमारे पास, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। देखिए आपने वो देखा होगा M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू जीरो। बस वही केस है यहाँ पे भी, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू जीरो। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा आपके पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन। याद है आपको कि गन में रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी है? जब हम जो गन से हम फायर करते हैं, गन पीछे की तरफ हमें दिखेगी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी आएगी निकालने को। वो कैसे निकालेंगे देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल M1 V1, दिस इज द मास ऑफ जो हमारी बुलेट है। M1 is mass of bullet, V1 is the mass of velocity of bullet plus capital M1 is mass of capital V1 is the velocity of gun। ये है वो velocity, required velocity, it is equal to 0।
जब आपको न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, बोलो आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकाल सकते हो? यस और नो? जल्दी से बोलो, क्या आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकाल सकते हो? बताओ, यस और नो कीजिए। बताओ 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 फटाफट। क्या रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकलेगी जो मैंने अभी आपको समझाया? कि मैंने इसको देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, पर मैं क्यों नहीं बता रहा आपको डायरेक्ट फार्मूला? कितने फार्मूला याद करोगे? अगर ऐसे समझ के करेंगे तो हमारे लिए चाहे ना, ना तो हमने फार्मूला याद किया, बस ये याद रखना कि ये वाली इक्वेशन जो है अप्लाई होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, बस ये याद रखना है। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आ सकता है कि रॉकेट जो प्रोपल्सन है, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करती है? आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद रखिएगा हमेशा। रॉकेट प्रोपल्सन जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जेट का नाम आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये थ्योरी थी पहले चैप्टर में हमारी। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, हम कैपेबल होंगे करने के लिए। और अब हम थोड़े से देख भी लेंगे कि हमें कितना अभी तक जो है नॉलेज हुआ, कितना हमने अभी तक पढ़ा। आप रेडी हो एमसीक्यू करने के लिए? बता दीजिए, जल्दी से बताएं। आप रेडी हो एमसीक्यू करने के लिए? फिर फटाफट क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला एमसीक्यू ये रहा। ध्यान से देखिए, a piece of an iron piece are dropped simultaneously from the same point। इस पॉइंट से piece of what है? आयरन पीस है और एक पेपर है, मैं नीचे गिराता हूँ। दे विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली इफ दे, वो बराबर करेंगे इफ दे हैव सेम वेट। अगर उनका बराबर वजन होगा तब वे नीचे बराबर गिरेंगे। फॉल फॉल वेरी फार, हैव सेम डेंसिटी एंड दे आर इन वैक्यूम। जल्दी से बता दीजिए आंसर इस क्वेश्चन का। इसका आंसर बता दीजिएगा मुझे फटाफट, फटाफट बताओ। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, दे हैव सेम वेट, यहाँ पर आप सभी का आंसर है बिल्कुल गलत। देखिएगा, a piece of paper and iron piece are dropped simultaneously from the same point। एक पॉइंट से गिरा रहे हैं हम। they reach ground simultaneously if they are vacuum। अगर वो वैक्यूम में है तो वो बराबर गिरेंगे, वजन का भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पेन और कागज को नीचे फेंकूं, कागज हल्के बाद में नीचे गिरेगा, क्यों? बिकॉज एयर फ्रिक्शन, कागज के ऊपर एयर फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगी, वेट से फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं वैक्यूम के अंदर ले जाऊं, मैं 100 केजी का पत्थर फेंकूं और 1 ग्राम का कागज फेंकूं, वे एक बराबर नीचे गिरेंगे, वे एक बराबर नीचे गिरते हैं। यह तो यहाँ पर एयर है हमारे पास, इसलिए अगर मैं 100 किलो का पत्थर फेंकूं और यहाँ पर 1 ग्राम का पेज फेंकूं, ये 1 ग्राम का पेज आराम से गिर रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन, उसे ऊपर नीचे आने नहीं दे रही, एयर फ्रिक्शन काम कर रही है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स से हटा दी मैंने, मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, कागज 1 ग्राम का हो, पत्थर 1000 किलो का हो, ये एक बराबर नीचे गिरते हैं। तो आंसर क्या हुआ हमारा? बताओ, ऑप्शन डी, दे आर इन वैक्यूम। इस चीज का ढंग से जो है अपने दिमाग में बिठा लेनी है। रेट के बराबर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, इसलिए यहाँ फ्रिक्शन बहुत काम करता है। वैक्यूम में ये कोई चीज काम नहीं है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड along a straight line, we do not require a force to। ऑप्शन ए, डिक्रीज इट्स मोमेंटम। ऑप्शन बी, चेंज द डायरेक्शन। ऑप्शन सी, इंक्रीज इट्स स्पीड। एंड ऑप्शन डी, कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी हमने इसके ऊपर लॉ पढ़ा है, जल्दी से आंसर बता दो। बताओ 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 फटाफट। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
ये बहुत ज्यादा समझाने की नीड नहीं है, एकदम से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए, inertia is the property wherever which the body is unable to change by itself. The state and rest of body, the state of uniform linear motion only, direction of motion only, the steady state of rest and uniform motion. बोला है चेंज बाय itself का है वन। कौन सी बात हो रही है? इनर्शिया की, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। जल्दी से बता दिए आंसर भी। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स्टेडी स्टेट रेस्ट एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बिल्कुल आसान है। देखिए, डेफिनेशन के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये कब क्लियर होंगे? जब आपके दिमाग में बैठी हुई है डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल डस्टिंग ए कारपेट वी गिव सडन जर्क और बीट इट विद अ स्टिक। ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया अभी। देखते हैं क्या पूछा है। बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप द डस्ट इन इट्स पोजीशन एंड द डर्ट गेट रिमूव्ड एज द कारपेट मूव्स अवे। तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की नीड ही नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है राइट आंसर। बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैंने बताया, जब कारपेट को पीटेंगे डस्ट पार्टिकल वही रहेंगे, कारपेट अपनी जगह से हिल जाएगी तो डस्ट पार्टिकल रिमूव हो गए। ऑप्शन ए विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है, पढ़िएगा क्वेश्चन। An athlete runs some distance before taking a long jump because, but फटाफट आंसर इसके A B C D। He gain energy to take him through long distance. He help to apply large force. By running, he give himself larger inertia of motion. And by D, by running, action and reaction force increases. जल्दी से इसका आंसर बताओ। बिल्कुल ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी आंसर आ चुका है। बाय रनिंग ही गिव हिमसेल्फ लार्जर इनर्शिया ऑफ मोशन। वो इनर्शिया ऑफ मोशन हमें दे रहा है, क्योंकि हमने बोला ना कि जो ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है वो चलता रहेगा, अगर रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगा, अनलेस इट इज उसके ऊपर कोई और फोर्स जो है ना लगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Body moving with constant speed on a horizontal surface does not have, क्या है ध्यान से देखिए। बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर स्पीड कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तो उसके पास क्या नहीं है बताओ? वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू बॉडी ऑफ masses m1 and m2 where m1 is greater than m2 and having momentum p1 and p2 move with the same velocity, then which of the following is correct? बता दीजिएगा। किया हुआ है ये हमने, जल्दी से बता दो इसका आंसर। फटाफट बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने देख लेना है फॉर्मूला लगा के क्या बोला है। देखिए, P इक्वल टू एम वी, जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगर मास m1 का बड़ा है तो मोमेंटम भी m1 का ज्यादा होगा। तो P1 इज ग्रेटर देन P2। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा, a graph is drawn with force along y-axis and time along x-axis. area under graph represent force into time, change in momentum किसका था? impulse का। ऑप्शन डी, impulse of the force will be our right answer। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया है ग्राफ वाला। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो। वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का। हाथ ही हिलाओ, प्रैक्टिस करो, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर है। जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन डी विल बी अवर राइट आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, दो क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, दोनों क्वेश्चन पहले का आंसर बता पढ़िए पहले। क्या है? व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, ड्यू टू व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन इज हैपन? बताओ। ऑप्शन ए इनर्शिया, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी रिएक्शन, ऑप्शन डी मोमेंटम। पहले का आंसर बताओ। व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, हमें लगती है जब हम किसे मारते हैं, तो बताओ, जल्दी से बताओ।
ऑप्शन इनर्शिया कैसे आ गया इसमें? कब बताया था? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको बताया गया था, एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे ही मैं मारूंगा ये मुझे भी मारेगा उसी स्पीड से। ठीक है, तो ऑप्शन सी रिएक्शन है ये। जब हमने किसी को मारा, पत्थर से, पांव से मारा, हमने किक किया उसको, तो उतनी फोर्स हमने उस पर लगाई, उसने भी हमारे ऊपर उतनी ही फोर्स लगाई। तो ऑप्शन सी याद रखना है, ढंग से समझ के, एकदम से नहीं करना इनर्शिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A man is at rest in the middle of pond on perfectly smooth ice. He can get himself to the shore by making use of Newton's किस लॉ के द्वारा वो बाहर आएगा? बताओ। बिल्कुल ठीक है, थर्ड लॉ के द्वारा, अभी हमने पढ़ा था। या तो वो चाकू चलाएगा, या तो वो तैर के आएगा, दोनों केस में थर्ड लॉ लगता है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अ मैन इन लिफ्ट वे मोर व्हेन द लिफ्ट। कोई आदमी है लिफ्ट में, उसका वजन बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? व्हेन द लिफ्ट बिगिन गो अप, इज गोइंग अप स्टेडली, इज गोइंग डाउन और इज डिक्रीजिंग। बिल्कुल ठीक है, इज गोइंग गो टू अप, जब वो ऊपर जाएगी किसी एक्सेलरेशन के द्वारा, तब जो है उसका वजन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड दीजिएगा, बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या है। A force of 1 Newton acts on a body of mass 1 kilogram. Calculate the acceleration produced by body. एक्सेलरेशन निकालनी है, फोर्स दी गई है, ध्यान से देखिएगा। हमें पता है फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई? फोर्स ओवर मास। फोर्स कितनी है? 1 न्यूटन। मास कितना है? 1 ग्राम। लेकिन ये तो ऐसा ही यूनिट है, तो 1 ग्राम कितना हो गया? -3 kg। दैट एक्सेलरेशन 10 raised to the power 3 मीटर सेकंड। देखिए आपने न्यूमेरिकल क्या था, कौन सा फार्मूला लगा? न्यूटन सेकंड लॉ लगा, जो यूनिवर्सल लॉ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, वो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसका आंसर मुझे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए। Calculate the force acting on a body which change the momentum of the body at a rate of 1 kg meter second square. Calculate the force acting on a body. बताओ जल्दी से आंसर इसका। आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। फोर्स निकालनी है बॉडी के ऊपर जो चेंज इन मोमेंटम है 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से बताओ आंसर इसका। बताओ। फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए न्यूमेरिकल आपको भी सॉल्व करने हैं, अभी फायदा है, मैं बार बार कहता हूँ। जल्दी से बताओ। फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए 1 मिनट होने वाला है, ये तो देख के आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 1 न्यूटन। क्या था इसमें करने के लिए आपको? बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने क्या बोला, फोर्स चेंज इन मोमेंटम तो दिया गया है। अभी क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, वही तो दिया है 1। वही तो दी गई है वैल्यू 1, सो 1 विल बी आवर राइट आंसर। यही तो बोला, चेंज इन मोमेंटम क्या है, यही तो गिवन है हमारे पास, एक दिया गया है, तो यही हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर एवरीवन? बता दीजिएगा। ठीक, देखिए बात क्या आती है, जो हमने पढ़ा ना, उससे लगा कैसे रहे हैं, उसका यूज कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये रिलेशन जो है माइटी याद होने चाहिए। जैसे मैथ्स फॉर्मूला याद रहते हैं ना, ये रिलेशन आपको याद होने हैं, बिना रिलेशन के फिजिक्स में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A body of mass 3 kg move with acceleration of 3 meter per second square for 2 seconds. Calculate change in momentum of body. Change in momentum of body क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होता है? बताया गया था आपको। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी होता क्या है, पहले तो ये बताया जाए।
उसके बाद हम काम करेंगे। बताओ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होता है? अभी हमने पढ़ा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, बिल्कुल ठीक है, इम्पल्स बहुत अच्छे। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1। वो होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बस, क्वेश्चन हो गया। एक्सेलरेशन कितनी है? 3 है। टाइम कितना है? 2 है। मास कितना है? बता दो जी आंसर इसका। मास कितना है? 3 kg है। 9 to 18 will be our right answer। बस इसी तरीके से क्वेश्चन को सोचना है। बोला क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स। इम्पल्स की डेफिनेशन फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तीनों चीजें गिवन है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 18 हमारे पास। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस समझने की बारी है और आपकी प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 3 kg। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 30 kg स्टैंड ऑन वेइंग मशीन लाइंग ऑन द लिफ्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ बॉडी व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन तो पहला पार्ट देख लीजिएगा। पहला पार्ट, आर इज इक्वल टू, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, एम इनटू जी प्लस सी। कोशिश कर लोगे या नहीं? यस और नो करो। न्यूमेरिकल हो जाएगा पहला या नहीं होगा? बताओ हाँ या ना। आसान है ना? वैल्यू भी तो पुट करनी है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन। दूसरा होगा इसका आर इक्वल टू एम इनटू जी माइनस सी। बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, वैल्यू ही तो पुट करनी है। इन बार क्या है फॉर्मूला याद रखने के लिए। इस बताओ, तीसरा भी है। लिफ्ट फेल फ्रीली, वो एकदम से नीचे गिर जाएगी। आर दैट इज इक्वल टू एम इनटू जी माइनस जी दैट इज इक्वल टू 0। क्या सुन लो कि ये क्वेश्चन, ये तीनों किसके समझ आया? हाँ ना? जब प्लस खत्म होगी ये फिर सॉल्व करना है आपको पूरा। बाकी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। हाँ या ना कर दीजिए, क्या मैं सॉल्व करवाऊं? जल्द से बताओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा, अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 20 kg विद स्पीड ऑफ 50 कैलकुलेट द वेलोसिटी रिक्वायर्ड ऑफ राइफल। देख राइफल की रिक्वायर्ड वेलोसिटी बतानी है। एक तो था फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, पर नहीं चाहता आप इसको फॉर्मूला याद करके, तो सिंपल याद रखना है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी पता लग गया, कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा। देखिए ध्यान से कैसे करना है क्वेश्चन। पहला हमें पता है एम वी प्लस कैपिटल एम वी इज इक्वल टू 0। यही पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, इससे अलावा तो नहीं पढ़ा। अब देखिए, मास ऑफ वेलोसिटी कितनी है? 100 ग्राम। किलोग्राम में चेंज कर दूं, 0.1 kg। वेलोसिटी कितनी है? देखिए 50 मीटर पर सेकेंड। प्लस मास ऑफ गन कितनी है? 20 kg की बंदूक है। इनटू वेलोसिटी इक्वल टू 0। ये वेलोसिटी निकालनी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना हो गया देखिएगा। 20 v इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? ये पीछे की तरफ आ रही है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी है v कितनी आ गई? -5/20 दैट इज इक्वल टू -1/4 दैट इज -0.25 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जो है ये पीछे की तरफ बंदूक आएगी। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज -0.25। क्लियर हुआ आपको? मैंने क्यों आपको फॉर्मूला नहीं याद करवाया था? अदरवाइज इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, लेकिन वो टफ हो जाता है। जैसे ये रखना पड़ेगा आपको याद, डिवाइड बाय कैपिटल एम, ये याद रखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड वेलोसिटी है -mv डिवाइड बाय कैपिटल एम, जहां पे mv है मास ऑफ बुलेट, v है बुलेट, कैपिटल एम है मास ऑफ गन। तो इसको क्यों, लेकिन उससे अच्छा इस रिलेशन को याद रखो, वही बात बनेगी। क्या एग्री करते हो मेरे साथ? बता दीजिए। ठीक है, फटाफट रिप्लाई करो, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन है अब सॉल्व करने को।
जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए, a bomb of mass 5 kg explode into two equal fragments. At what angle these fragments fly apart? बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ, जब अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। बॉम्ब जो है ब्लास्ट हुआ, ठीक है, 5 kg एक्सप्लोड था इनटू टू इक्वल फ्रेगमेंट। जब बॉम्ब फटता है ना, तो इस तरीके से फटेगा, ठीक है, वहां पे भी क्या अप्लाई होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये बोल रहा है कि बॉम्ब का जो मास है 5 kg, 5 kg एक्सप्लोड इनटू फ्रेगमेंट। ये बोल सिर्फ दो फ्रेगमेंट में जो है वो एक्सप्लोड हुआ 5 kg है बॉम्ब, दो फ्रेगमेंट में बराबर हुआ। तो बताओ मुझे एक फ्रेगमेंट का मास कितना आया, बताओ। 5 kg का बॉम्ब था, दो फ्रेगमेंट में फटा, तो बताओ मास क्या होगा। 5 kg दो भागों में डिवाइड हो गया, का मास बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक, 2.5। हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 m2v2 जीरो होता है। 2.5v1 प्लस दूसरे का मास पे 2.5v2, ये कंजर्वेशन है। ठीक है, फटने से पहले भी उतना मास होगा, फटने के बाद भी उतना मास होगा, वही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता था। ठीक है, ये आ गया, तो देखिए कितना आया, 2.5v1 इक्वल टू -2.5v2, 2.5 से v1 इक्वल टू -v2। क्या इसको देखकर आप मुझे एंगल बता सकते हो, व्हाट इज थीटा? क्या इसको देख के आप एंगल बता दोगे? तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया है। इफ v1 जो है -v2 है, तो एंगल कितना आ गया, बिल्कुल ठीक है, 180 डिग्री। देखने से पता लग रहा है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन अगर कभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं होगा, तो ये आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में हमसे सॉल्व नहीं हो पाए। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है हर टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। देखिए, a rocket burned 0.5 kg of fuel per second, ejecting it as a gas with the velocity of 100 meter per second inverse relative to the rocket head. How force is exerted on the rocket? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सोचिएगा इस क्वेश्चन को। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, सोचना पड़ेगा थोड़ा इस क्वेश्चन के लिए। और मैं चाहूंगा कि कल आप जो है इसका आंसर मुझे बताओ, अगर नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा। सोचिए सोचिए सोचिए, अभी सोच लीजिए, जल्दी से बताओ। अगर आप कर ले तो 1 मिनट दूंगा, अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है, अगर आंसर नहीं आया तो ये क्वेश्चन आप भी करवाऊंगा, मेन करनी है, देख लीजिए। अभी आप काम करोगे, मुझे लग गया है पता, अदरवाइज आप नहीं पढ़ रहे इस तरीके से। 1 मिनट आपके पास, इसका आंसर बता दीजिएगा मुझे, अगर आपसे हो जाता है तो। कि थोड़ी सी और हेल्प कर देता हूँ, अगर देखिए सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, अदरवाइज इक्वेशन निकल जाएगी, तो फिर भी इन फ्यूचर के लिए भी इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। रॉकेट रॉकेट थ्रस्ट में जो फोर्स लगती है -u dm/dt, वैसे ये फार्मूला निकल जाता है, जो अभी तक हमने पढ़े हैं फोर्स में। अगर फिर भी रॉकेट थ्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन आए, जैसे ये है हमारे पास, तो इस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए -u dm/dt। जहां पर dm/dt गिवन है 0.5 kg पर सेकंड बोला है ना, पर सेकंड तो ये हो गया, और माइनस यूए है 1600, ab2 कितना है 0.5, कितना आ गया -800, नहीं -800 नहीं, कितना हुआ, काटो इसको, 1600 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 जीरो से जीरो, 16 5 जैसे, हाँ ठीक है 800। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 800 की यूनिट, बताओ मुझे। 800 का बिल्कुल ठीक है, आंसर आपने निकाल दिया है 800। यूनिट बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ 800, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर मैं यूनिट नहीं लिख रहा इसका ये मतलब, हाँ बिल्कुल ठीक है, दैट इज 9 n, दैट इज 800 न्यूटन, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, फोर्स। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी और भी न्यूमेरिकल थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, 3 4 न्यूमेरिकल थे। या तो ये न्यूमेरिकल मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, उससे ट्राई कीजिएगा, ठीक। अगर समझ नहीं आई तो मैं करवाऊंगा गाइस, जो है अगर शाम तक किसी का डाउट आता है न्यूमेरिकल पे, तो उसको न्यूमेरिकल करवाऊं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा 3 लॉ आज हमने पढ़े, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ,
उसके ऊपर कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते थे, वो आपके सामने। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हँसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये क्लासेस नौकरी की। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।